हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग एकदम मस्त हैं। मैं भी मस्त हूं, जबरदस्त हूं। और दोस्तों, खुशी की बात, आज मैं बहुत खुश हूं। और मैं बहुत खुश क्यों हूं? क्योंकि हम अपने कोर्स के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने जा रहे हैं। हम लोग सारा प्रैक्टिकल फिनिश कर चुके हैं और अब हम लोग थियरी की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो थियरी जो है, आप लोग जानते हैं, न्यू कोर्स में आपके थियरी का जो पोर्शन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज 30 मार्क्स से लेकर 45-50 मार्क्स तक कुछ भी आ सकता है। आप लोग जानते हैं, आपके एग्जाम में इंस्टीट्यूट जो है उसने केस स्टडी का बड़ा वेटेज तो पहले ही प्री डिफाइन कर रखा है, लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें एनालिसिस बोल करके या उसमें कुछ पार्ट बोल करके थियरी का जो क्वेश्चन है वो तो आता ही आता है। तो आपका थियरी का वेटेज 30 से 40-50 मार्क्स तक कितना भी आ सकता है और इस वजह से ये थियरी का जो पोर्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आज अगर आप मेरी नजर से देखें तो मैं बोलता हूं कि थियरी जो है वो प्रैक्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 100 मार्क्स के पेपर में आपको 40 मार्क्स की थियरी मिलती है, दैट मींस 40% आपका जो पेपर है वो थियरी से आना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन जाता है। नंबर 2, आप जरा सोच के देखो, एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बताऊं कि सर थियरी में हमें लेक्चर कितने लगने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर मुझे थियरी के अंदर लगने वाले हैं। कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर जो है वो मुझे थियरी के अंदर लगने वाले हैं। लेकिन अब जरा कंपेयर करके देखो कि आप लोग जो हो, आप लोग फास्ट ट्रैक बैच अगर लेते हो तो आप 35 क्लासेस तक आप प्रैक्टिकल पढ़ते हो। अगर आप रेगुलर बैच लेते हो तो आप 70 क्लासेस तक प्रैक्टिकल पढ़ते हो और वो प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ने का, वो इतने लेक्चर पढ़ने का आपको मार्क्स का वेटेज मिलता है 60। लेकिन एट द सेम टाइम आप 4 लेक्चर या 5 लेक्चर थियरी के अटेंड करते हो और ये 4 या 5 लेक्चर थियरी के ये आपका वेटेज कवर करते हैं 30 से 50 मार्क्स के बीच में। और अगर अपन एवरेज पकड़ ले 40 मार्क्स, तो भैया 40% आपका पेपर सिर्फ 4 से 5 लेक्चर में ही कवर होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो 4 या 5 लेक्चर थियरी के होने वाले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं एक और बात, हम लोग शुरुआत में यहां पे क्लैरिफाई कर ले कि हम लोग थियरी को कैसे पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों के पास में मेरी हैंड रिटन बुक जो है वो आ चुकी है। आप लोगों के पास मेरी हैंड रिटन बुक है, तो आप लोग मेरी हैंड रिटन बुक को अपने सामने रखेंगे और मेरी बताई हुई कहानियां, किस्से और जिस तरीके से मैं पूरी की पूरी बात को समझाऊंगा वो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनते हुए चलेंगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चला, अगर आपने पूरे क्लास को बहुत ध्यान से सुना और क्लास के बीच में बार बार जब मैं रिवाइज करवाऊं तो मेरे साथ साथ आप लोग वापस वो सारे के सारे पॉइंट्स बोलो। और अगर आपने मेरे साथ में सारा रिवीजन किया, सारे पॉइंट्स मेरे साथ साथ बार बार बोले, तो आपको ये 40 मार्क्स की जो थियरी है वो विद इन दीज 4 to 5 क्लासेस, ये 4 या 5 क्लासेस में ये पूरी की पूरी थियरी आपके दिमाग में बिल्कुल जमा हो जाएगी। आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको इनहेरेंटली याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखो, ये 4 से 5 क्लासेस तुम्हारी कॉस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, चलिए अब और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। हमारे पास थियरी को करने के लिए 4 या 5 लेक्चर है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें अपने टाइम को बहुत जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते और हम लोग अपनी थियरी की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, थियरी की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अपनी अपनी हैंड रिटन बुक जो आप लोगों को मिली है वो आप लोग बाहर निकाल लीजिए, उसका पहला चैप्टर निकाल लीजिए और वहीं से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। एक और बात जो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, बेटा हमारे इस पूरे के पूरे थियरी वाले पोर्शन में बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम उन बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं कवर करेंगे? सर ये बताओ, तो कवर करेंगे कैसे? दोस्तों, हमारे पास में यहां पर इस बुक में बहुत सारी केस स्टडीज हैं, ऑलमोस्ट 60-65 केस स्टडीज जो है वो पूरी बुक में आपको मिलेंगी। लेकिन बेटा वो 60-65 केस स्टडीज जो है अगर हमने उनको रीडिंग लगाना शुरू किया तो हमारा जो थियरी के लेक्चर हैं वो 4 to 5 लेक्चर की बजाय 15 लेक्चर हो जाएंगे थियरी के, विच विल नॉट बी फिजिबल। और ऑब्वियस ही बात है, अगर थियरी के लेक्चर 15 होंगे या थियरी के लेक्चर 12 होंगे तो ऑब्वियस बात है आप भी अपना इंटरेस्ट जो है थियरी की तरफ वो लूज कर जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थियरी पढ़ने में
आप लोगों को इंटरेस्ट उतना जबरदस्त डेवलप नहीं होता। अगर ये लॉ होता तो आप लॉ में थियरी के 60 लेक्चर या 70 लेक्चर अटेंड कर लेते। ऑडिट अगर होता तो आप थियरी के 50 लेक्चर अटेंड कर लेते। अगर ये और कोई थियरी सब्जेक्ट होता तो आप लोग थियरी के बहुत सारे लेक्चर अटेंड कर लेते, लेकिन क्योंकि आप कॉस्टिंग को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नजरिए से देखते हो, इसलिए आप लोग कॉस्टिंग में कभी भी थियरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इवन दो मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग इसके 15 लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, तो हम लोगों को इसे लिमिटेड लेक्चर में ही कवर करना है। नंबर 2, ध्यान से सुनना मेरी बात को। केस स्टडीज में हम लोग कैसे पिक करेंगे? जो केस स्टडीज सिंपल केस स्टडीज है, जिनमें सिंपल थियरी ही थियरी है, जिनमें कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगा। वो केस स्टडीज जिनमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, वो केस स्टडीज में आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। और जिन केस स्टडीज में टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, जिन केस स्टडीज में कॉम्प्लेक्स बातें इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी केस स्टडीज में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सारी की सारी डिफिकल्ट वाली केस स्टडीज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो सिंपल वाली केस स्टडीज है वो सारी की सारी आप लोग रीड करेंगे। ठीक है। नंबर 3, एक और बात, जो केस स्टडीज है आप ध्यान रखना, थियरी जो है उसे याद करने में आपको मेहनत करनी है। थियरी को याद करने में आपको मेहनत करनी है, लेकिन केस स्टडीज को याद करके आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रादर सच बताऊं तो जितनी भी केस स्टडीज आपकी बुक के अंदर दे रखी है, मैंने इस बुक के अंदर आईसीआई ने अभी तक जितनी भी केस स्टडीज इशू की है किसी भी तरीके से, चाहे वो आरटीपी हो, चाहे वो एमटीपी हो, चाहे वो पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आईसीआई के मॉड्यूल हो, आईसीआई ने आज तक जितनी भी केस स्टडीज निकाली है वो सारी की सारी केस स्टडीज बुक के अंदर कवर्ड है। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखें, इनमें से कोई भी केस स्टडी एज इट इज आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आपके एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी वो बिल्कुल नई आएगी, और उस नई केस स्टडी का जवाब आपको थियरी के अकॉर्डिंग देना है। जो केस स्टडीज आप लोग पढ़ करके आए हो उनका आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझिए, आपके एग्जाम में जो केस स्टडी आने वाली है वो इनमें से कोई भी केस स्टडी आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आपके एग्जाम में नई केस स्टडी आएगी। और उस नई केस स्टडी का आप लोग जवाब कैसे दोगे? जो थियरी आप याद करोगे उसी से आपको केस स्टडी का जवाब लिखना पड़ेगा। इट मींस द इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपको एग्जाम से पहले याद करके जाना है वो थियरी याद करके जानी है, आपको केस स्टडीज याद करके नहीं जानी है, क्योंकि इन केस स्टडीज में से कोई भी केस स्टडी आने का चांस नहीं है। इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में नई केस स्टडी पूछेगा, ये सेम केस स्टडी नहीं पूछेगा। तो आप केस स्टडीज को पढ़ना, लेकिन उनको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनका याद करना तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई सिमिलर केस स्टडी नहीं आने वाली है। ठीक है मेरी बात? चलिए, तो मैंने आपके साथ में बहुत सारी बातें इधर उधर की कर ली हैं। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि सर आप हमारे साथ में शुरू करो चैप्टर नंबर 1 थियरी का। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ में आप लोग थियरी का चैप्टर नंबर 1 निकाल लीजिए, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब इस पहले चैप्टर में मैं आपके साथ में 4 बातें डिस्कस करने वाला हूं। एक, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लगाने के एडवांटेजेस क्या हैं, और चौथा कि जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिन्हें कंसिडर करके हम अपना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कर पाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को यह समझना है कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है ये कॉस्टिंग का वो तरीका है जिसे हमने सीए इंटरमीडिएट में सीखा था। मतलब अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये जो तरीका हमने सीखा था इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। पहले बात को समझिए दोस्तों, जो अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता था उस ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन होता था वो 3 बातों के ऊपर होता था। सर 3 बातें क्या? पहला है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी फोकस होता था कि जो भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहता था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट
एकदम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो और ओवरहेड कॉस्ट को सभी प्रोडक्ट्स के बीच में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि हमारी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट होकर के आ सके। आप लोग जानते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म भी इसीलिए हुआ था ताकि हम लोग अपनी कॉस्ट का कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाए, हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट हो पाए, ओवरहेड का प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हो पाए। दैट वाज वन फोकस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का पहला फोकस होता था कॉस्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना। नंबर 2, दूसरा फोकस होता था कॉस्ट कंट्रोल, मतलब जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए उतनी ही कॉस्ट लगे, उससे ज्यादा कॉस्ट ना लगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का दूसरा फोकस रहता था कॉस्ट को कंट्रोल करने के ऊपर, और तीसरा फोकस ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का रहता था कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, मतलब कॉस्ट को कम करने का प्रयास करना, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट रिडक्शन की जिम्मेदारी हर एक मैनेजर को दी जाती थी, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के लिए कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं बनाया जाता था। तो दैट वाज वन ऑफ द फ्लॉ, ये बहुत बड़ी कमी थी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वो कॉस्ट मैनेजमेंट है जो हम लोग सीए इंटरमीडिएट में सीख कर आए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 ही फोकस हुआ करते थे। सबसे पहला कॉस्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना, दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, और तीसरा अनसिस्टमैटिक तरीके से, मनचाहे तरीके से लेकिन कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास करना, दैट इज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है इसमें सीरियस डिस्क्रिपेंसीज थी, सीरियस कमियां थी, और ऑब्वियस सी बात है जहां कमी होती है उसे छोड़ना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को हमने छोड़ दिया और आज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को पकड़ के बैठी है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को सबने छोड़ दिया है। और वो छोड़ा क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी कमियां थी। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये बताओ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में वो कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से हम लोगों ने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया? तो जरा ध्यान से सुनो। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमी यह थी कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास करते हो, लेकिन क्योंकि ये कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास जो है वो अनसिस्टमैटिक प्रयास है, सभी लोग अपने अपने तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमारी इंडस्ट्री का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। आप लोग बोलेंगे सर कैसे? एग्जाम्पल दो। मेरी बात को सुनो। अगर मान लो आप एक रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, और रेस्टोरेंट के बिजनेस में है और आपने अभी ने सारे के सारे मैनेजर्स को बोल दिया, आपने अपने सारे के सारे रेस्टोरेंट्स के मैनेजर को बोल दिया कि आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है, और कॉस्ट को कम करने के लिए मैनेजर्स ने अपने अपने तरीके से कॉस्ट को कम करना शुरू कर दिया। किसी ने साफ सफाई में ध्यान कम देना शुरू कर दिया, किसी ने हल्की क्वालिटी का जो खाने पीने का सामान है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए इस तरह के अनसिस्टमैटिक कॉस्ट रिडक्शन से क्या इंडस्ट्री को कोई, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फायदा होने वाला है, या उल्टे हमारा बिजनेस ही डिस्ट्रॉय हो सकता है? सर अपना बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई भी कॉस्ट रिडक्शन आप करते हो जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ में इंटीग्रेटेड ना हो, तो आपको उसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उल्टे आपके बिजनेस का जो अस्तित्व है वो ही खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 2, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है वो कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में दिमाग नहीं लगाता। मतलब एक बात को समझो, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था वो कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास करता था, लेकिन कॉस्ट को रिड्यूस करते टाइम वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स में दिमाग लगाता था, वो कभी एक्सटर्नल फैक्टर में दिमाग नहीं लगाता था। वो ये नहीं देखता था कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, वो ये नहीं देखता था मार्केट की कंडीशन क्या है, वो ये नहीं देखता कि हमारा कंपटीशन जो मार्केट में है वो कैसा है, वो ये नहीं देखता था कि हमारा कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, वो कुछ भी सोचता नहीं था, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में दिमाग नहीं लगाता। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करते टाइम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स में दिमाग लगाता है। अब पॉइंट यह है कि अगर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो तो आपको सिर्फ इंटरनल एनालिसिस नहीं करना, इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना, बल्कि ओवरऑल बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करना है, और उसके बाद ही आपको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और कॉस्ट को रिड्यूस भी इस तरीके से करना है कि बिजनेस को उसका फायदा हो, बिजनेस को उसकी वजह से नुकसान ना हो। तीसरी बात,
जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है वो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है। शॉर्ट टर्म अप्रोच का मतलब वो हर साल अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कोई भी ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश नहीं करती जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस हो जाए। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जो हर साल की कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, आपकी कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करती है। नंबर 4, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच मतलब गलती होने के बाद में ये ठीक करने का प्रयास करती है, लेकिन ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। मतलब ये एक ऐसी अप्रोच नहीं है जो गलती को पैदा होने से पहले ही रोकने का प्रयास करे, ये नुकसान को होने से पहले ही रोकने का प्रयास करे, नहीं, ये होने के बाद रोकने का प्रयास करती है, ये होने के बाद एक्शन लेने का काम करती है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, ये रिएक्टिव अप्रोच है। इसके अलावा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करने में और कॉस्ट को कंट्रोल करने में दिमाग लगाता है, ये इनोवेशंस में और इंप्रोवाइजेशन में दिमाग नहीं लगाता। आप लोग को पता है आजकल वो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है जिसमें नए नए फीचर आते जाते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में नए नए फीचर नहीं आते हैं, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स लेकर के नहीं आती है तो वो कंपनी बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाती है, वो कंपनी मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो मार्केट में सिर्फ वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है जो अपने प्रोडक्ट में इंप्रोवाइजेशन लेकर के आती है, इंप्रूवमेंट लेकर के आती है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट में दिमाग नहीं लगाता है। और ऑब्वियस सी बात है, इन सभी चीजों की वजह से ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को ओवर द पीरियड ये पाया गया कि ये हमारे बिजनेस के लिए फायदे का सौदा नहीं है। मतलब ये हमारे बिजनेस को उतना फायदा नहीं पहुंचाती जितना कि इसे पहुंचाना चाहिए, और इसी वजह से हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को छोड़कर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का दामन थाम लिया है। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को हमने अपना लिया और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को हमने छोड़ दिया, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी कमियां हैं। और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी कमी क्या है, अगर कॉस्ट रिडक्शन बिजनेस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं किया जाए तो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते। नंबर 2, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। नंबर 3, ये रिएक्टिव अप्रोच है। नंबर 4, ये इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट में दिमाग नहीं लगाती। और नंबर 5 कि भैया अगर आप लगातार कॉस्ट रिडक्शन का प्रयास करते रहोगे और आपके पास कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं होगा, आप वर्कर के ऊपर छोड़ दोगे, तो वर्कर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेगा, और अगर क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया तो आपका जो प्रोडक्ट है और आपका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाएगा, और कस्टमर आपको छोड़कर दूसरे किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की तरफ निकल लेगा और आप रह जाओगे घाटे में। इसलिए हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया। अब भैया ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया, अब हमारे पास आई नई अप्रोच, और नई अप्रोच क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, जरा इस बात को समझना। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि कॉस्ट को बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर मैनेज करो। मतलब आप बिजनेस की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, मतलब अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए जो हम लोग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को मैनेज करो, देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है अपनी कॉस्ट को मैनेज करना, लेकिन कैसे, बिजनेस की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है और जो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट है, इसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच को, इसकी मिली जुली अप्रोच को, इसके साथ अप्रोच को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब बात आती है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है इसका फायदा क्या मिलेगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का फायदा यह मिलता है कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये एडवांटेज अपने को मिलता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो किस तरह से मिलती है। तो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने को दो तरीके से मिलती है। कितने तरीके से, दो तरीके से। कितने तरीके से, दो तरीके से। दो तरीके क्या, एक होता है कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से मिलती है, एक मिलती है कॉस्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा वो कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये कॉस्ट लीडरशिप क्या है, सर ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों के बीच का फर्क बताओ। तो सिंपल सी बात है यार कि अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर दिखना चाहते हो या अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो या तो तुम्हारी कॉस्ट कम होनी चाहिए या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट बेटर होना चाहिए। अगर तुम्हारी कॉस्ट तुम्हारे कॉम्पिटिटर से कम आ रही है, मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आती है 10,000 और वही सेम प्रोडक्ट
तुम 9000 में बना देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट डिफरेंशिएशन। नंबर 2, अगर आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर परफॉर्म करता है, अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर मानता है, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत सारे रीजन से अराइज होता है, जैसे आपके प्रोडक्ट का डिजाइन बेटर है, आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बेटर है, आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेटर है, आपके प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट है वो कम आते हैं, आपके प्रोडक्ट को रिपेयर की आवश्यकता कम पड़ती है, आपके प्रोडक्ट को सर्विसिंग की आवश्यकता कम पड़ती है, तो इस वजह से आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर माना जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट का बेटर होना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस जो है वो हमेशा इस बात पे रहता है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर पे विजय पानी है, और कॉम्पिटिटर के ऊपर विजय पाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपको कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो। या तो आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर से कम होनी चाहिए या प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको किससे मिलेगी? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से। एक और बात का ध्यान रखना कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ ऑपरेशंस के लेवल पे नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे ऑपरेशन के हर एक लेवल पे इन्वॉल्व है। मतलब हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हर एक एक्टिविटी के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आप लोग बोलेंगे सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इन्वॉल्व हर एक एक्टिविटी में रहता है, मतलब क्या? मतलब जब मैं प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा, जब मैं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करूंगा, जब मैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, जब मैं प्रोडक्ट को डिलीवर करूंगा, जब मैं कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करूंगा, हर एक एक्टिविटी में, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मतलब मैं हर एक एक्टिविटी में कॉस्ट को मैनेज करूंगा, लेकिन बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी के मुताबिक। तो बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं अपनी कॉस्ट को हर एक्टिविटी में मैनेज करूंगा, और यह फायदा हमें मिलेगा किसका? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो बेटा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक नई अप्रोच है जो ये कहती है कि अपनी कॉस्ट को मैनेज करो, लेकिन बिजनेस की स्ट्रेटेजी के मुताबिक, बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी के मुताबिक। आप अपने कॉस्ट मैनेजमेंट को बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ में इंटीग्रेट करो, और ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपन लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का फायदा ये होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, या तो आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर हो जाएगा या फिर आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर से कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो डिजाइनिंग की एक्टिविटी हो, चाहे वो ऑपरेशंस की मतलब मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो, चाहे वो स्टोरेज की एक्टिविटी हो, चाहे वो डिलीवरी की एक्टिविटी हो, चाहे कस्टमर सर्विस की एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, वैसे मैं आपको ये सब्जेक्ट अभी शुरुआत है, इस सब्जेक्ट के शुरुआत में बता दूं, इस पूरे सब्जेक्ट में एक बात का खास ध्यान रखना कि इस पूरे थियरी वाला जो पोर्शन जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें ध्यान रखना 90% इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब 90% हम आपको सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, और सिर्फ 10% पोर्शन होगा कॉस्ट मैनेजमेंट। एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी थियरी पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते टाइम एक बात ध्यान रखना कि हम आपको एक बड़ा बिजनेस करना, मतलब टाटा बिरला अंबानी वाला जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, अनिल अंबानी वाला नहीं, मुकेश अंबानी वाला, ठीक है ना? तो बड़ा बिजनेस जो है वो बड़ा बिजनेस करने का तरीका हम आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी थियरी में ध्यान रखना, इट इज 90% स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 10% कॉस्टिंग। इसमें कॉस्टिंग का प्रोपोर्शन 10% है, बाकी 90% क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब यहां पर अपन बड़ा बिजनेस करना, बड़े बिजनेस को मैनेज करने का तरीका, बड़े बिजनेस को डेवलप करने का तरीका, बड़े बिजनेस को आगे बढ़ाने का तरीका, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना, ठीक है? चलो अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं, और तीसरी बात है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों लगाया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लगाने से अपने को क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेज मिलती है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के फायदे जो हैं उनको हम 3 कैटेगरी में जमा सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बेसिकली हमको 3 फायदे हैं। 3 फायदे क्या? सबसे पहला, अगर हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट हमारी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ में कनेक्ट हो जाए, मतलब समझा क्या?
अगर अपना कॉस्ट मैनेजमेंट ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ में अगर कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने को ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। नंबर 2, जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीज को एनालाइज करता है। और ऑब्वियस सी बात है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी जितनी एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज को ये कंसिडर करेगा, और सारी की सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो एक वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनका बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, और मैं सारी की सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बंद कर दूंगा और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को ज्यादा अच्छी, मुझे ज्यादा जबरदस्त तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मिल पाएगी। नंबर 3, जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है ये हमें बहुत सारी एक्टिविटीज के बीच में, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं, उन एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर्स को एनालाइज करते हैं, तो हमें अलग अलग एक्टिविटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आता है, और बेहतर तरीके से समझ में आने की वजह से हम लोग अपने काम को ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर पाते हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के एडवांटेजेस को अपन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 3 बातों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लोग बोलेंगे कि यदि आप लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लगाते हो तो उस कंडीशन में आपका कॉस्ट मैनेजमेंट आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे और आपको ज्यादा फायदा होगा। नंबर 2, अपन लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं, और क्योंकि अपन सारी की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे तो अपने को वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी दोनों हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बेहतर तरीके से करने के रास्ते ढूंढेंगे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट बचेगी, हमारा प्रोडक्ट और बेटर हो पाएगा, अल्टीमेटली अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। और नंबर 3, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे, और सारी की सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे तो हमें अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के लिए जरूरी है, मतलब ये एक्टिविटी पहले होनी चाहिए, ये एक्टिविटी बाद में होनी चाहिए, ये एक्टिविटी उसके बाद में होनी चाहिए, ये 4 एक्टिविटी इसके बाद में होनी चाहिए, ये सारे एक्टिविटीज का आपस का जो रिलेशनशिप है वो हमें बेटर तरीके से समझ में आएगा। और एक बार अपने को जब ये रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा तो हम अपने बिजनेस को, अपनी एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है तो आपको इसके 3 कंपोनेंट्स को समझना होगा। इवन दो ये 3 कंपोनेंट्स को मैं आगे चल के बड़ी डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं आपके साथ में इन्हें शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कुल मिलाकर 3 एलिमेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, और इन तीनों कंपोनेंट को समझना या तीनों कंपोनेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लगा रहे हो तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लगाने से पहले आपको 3 बातों का विश्लेषण करना होगा, 3 बातों का एनालिसिस करना होगा। ये 3 कंपोनेंट क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस का मतलब होता है ये देखना कि आप इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करते हो। मतलब पूरी इंडस्ट्री जो आपके कॉम्पिटिटर से भरी हुई है, जहां पर कुछ आपसे बड़े कॉम्पिटिटर है, कुछ आपसे छोटे कॉम्पिटिटर है, आप इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को देखो और अपनी पोजीशन देखने के बाद एनालाइज करो कि अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप कस्टमर को ज्यादा वैल्यू, कस्टमर को ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर सको कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। कहने का मतलब समझो, अगर आप इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर हो तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रोडक्ट में नए नए एडवांसमेंट लेकर के आना, प्रोडक्ट में नए नए डेवलपमेंट लेकर के आना, ताकि छोटी एंटिटीज को बिजनेस में आना या बिजनेस में सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप एक छोटी एंटिटी हो तो फिर आपका फोकस होना चाहिए, अब आप बड़ी एंटिटी के जैसे इनोवेशंस तो लेकर के नहीं आ सकते, लेकिन आप क्या करो कि आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट, आपके कॉम्पिटिटर चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, उससे बेटर लगने लगे। जैसे पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल अटेंशन, अपन हर एक कस्टमर को पर्सनल अटेंशन दे, हर एक कस्टमर को पर्सनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और ये पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम अपने कस्टमर को बड़े कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी हुई। तो पॉइंट ये है,
सबसे पहले आप ये देखो कि जो पूरी इंडस्ट्री है, उस पूरी इंडस्ट्री में आप कहां पे स्टैंड करते हो। आप टॉप पे स्टैंड करते हो, आप बॉटम पे स्टैंड करते हो, आप बीच में स्टैंड करते हो, और जो भी आपकी इंडस्ट्री में पोजीशन है, आप उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाओ। इसका मतलब एक बात को समझो, आमतौर पे कैसी गलतियां करते हैं लोग बिजनेस करते टाइम। एक छोटा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह कॉपी करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको यह समझना चाहिए कि अगर वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा तो वो अपने कस्टमर के लिए कोई अलग वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगा। उसे अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे सोचना होगा कि वो क्या करे कि जिससे उसके कस्टमर को ज्यादा वैल्यू मिले। तभी वो कंपटीशन सरवाइव कर पाएगा, तभी वो ग्रो कर पाएगा, अगर वो अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और मान लो अगर एक इंडस्ट्री में जो बड़ा प्लेयर है वो अगर एक छोटे प्लेयर की तरह स्ट्रेटजी बनाने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसका भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन समझो कि आप टॉप पर हो या बॉटम में हो या बीच में हो, और आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर को ज्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अंदर, उसके हिसाब से आप अपने आप को ऑपरेट करो। दूसरी बात, वैल्यू चेन एनालिसिस। दूसरा कंपोनेंट है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिलीवरी, मार्केटिंग एंड सेल, कस्टमर सर्विस, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उन सारी की सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस करना इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस। आप मुझे एक बात बताओ कि मैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी सारी एक्टिविटीज का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर लेता। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तभी कर पाऊंगा जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज के बारे में मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात, जब अपन वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे, जब अपन सारी की सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे तो अपने को इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बेटर करने के तरीके ढूंढेंगे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बंद कर देंगे, और ऐसा करके हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अचीव कर पाएंगे। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बंद कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा, और वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बेटर कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बेटर हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा, अल्टीमेटली अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव हो पाएगी। ठीक है। नंबर 3, तीसरा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस मतलब? अब ऑब्वियस सी बात है, आपने वैल्यू चेन एनालिसिस में आपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज कर लिया। अब सारी की सारी एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर भी एनालाइज करो। मतलब आप ये आइडेंटिफाई करो कि हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को इफेक्ट करने वाला ड्राइवर क्या है, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को चलाने वाला कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इनकर करने वाला कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये आइडेंटिफाई करो। क्योंकि बेटा जब तक आप अपनी हर एक एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक आप उस एक्टिविटी को बेहतर करने का तरीका ढूंढ नहीं पाओगे। तो आपको उस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस भी आप लोगों को करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट ड्राइवर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अब आप लोग मुझे बोलेंगे स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर वो होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिसाइड होते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के फैक्टर है, उनसे अगर हमारा कोई खर्चा कंट्रोल होता है तो वो फैक्टर कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स या फिर स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने तय कर रहा, हम लोग 1 लाख यूनिट बनाते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 लाख यूनिट बनाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख यूनिट बनाएगा उसकी कॉस्ट 1 लाख यूनिट बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कमी आएगी, क्योंकि उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। यह भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, और अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियस बात है इसे बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसे बनने में ज्यादा एफर्ट लगेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज लगेंगी। तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, मतलब हमारा जो काम करने का तरीका है,
या हमारे जो ऑपरेशनल डिसीजन है, ऑपरेशनल डिसीजन की वजह से जो भी हमारी कॉस्ट इनकर होती है, उन सभी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। जैसे मान लीजिए मैंने बैच का साइज रखा 100 यूनिट, उसकी जगह अगर मैं बैच का साइज रखूंगा 1000 यूनिट, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ बैचेस कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ बैचेस कम हो जाएंगे तो जो बैच रिलेटेड कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अपने प्रोडक्ट के मैंने अपना जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का लेआउट मैंने अलग तरीके का रखा तो मेरी कॉस्ट बदल जाएगी, फैक्ट्री का लेआउट कुछ और तरीके का रखूंगा तो भी मेरी कॉस्ट बदल जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। मेरी बात को समझो, जो कॉस्ट ड्राइवर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे तय होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के डिसीजन से कंट्रोल होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ड्राइवर्स या स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स। और वो कॉस्ट ड्राइवर जो इसलिए अराइज हो रहे हैं, वो कॉस्ट ड्राइवर जो एग्जीक्यूशनल ऑर्डर से या ऑपरेशनल डिसीजन से अराइज हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के हमेशा 3 एलिमेंट होंगे। मेरी बात को समझना, मतलब जब भी अपन किसी भी एरिया पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लगाएंगे तो हम हमेशा 3 बातों के बारे में विचार करेंगे। एक, इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन क्या है, नंबर 2, हमारी एक्टिविटीज क्या क्या है, और नंबर 3, उन एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर क्या है। हम इन तीनों एलिमेंट्स को, तीनों कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर ही अपना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जल्दी से मेरे साथ में रिवाइज करो। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट क्या होंगे? पहला होगा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, मतलब इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन क्या है। वैल्यू चेन एनालिसिस, मतलब हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और तीसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, मतलब जो हमारी हर एक एक्टिविटी है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है उसका एनालिसिस करना। और याद रखना, कॉस्ट ड्राइवर 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको एक कंपोनेंट समझाया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, एक कंपोनेंट समझाया, कंपोनेंट था वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस को मैंने आपको शॉर्ट में समझाया और मैंने आपको बताया वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब का एनालिसिस करना, ताकि वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो पाए। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बंद करना है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बेटर करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। मैंने अभी आपको ये वाली बात शॉर्ट में समझाई थी और अब इस चैप्टर में हम इस वैल्यू चेन एनालिसिस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू चेन एनालिसिस का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर केस स्टडी बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग मार्क करके रखें। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आना ही आना चाहिए। अब वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोग एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सर ये बताइए ये 2 कैटेगरीज क्या हैं? तो जरा ध्यान से समझो। हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस जब करते हैं तो वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोग एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कस्टमर के साथ में होता है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कस्टमर के साथ में नहीं होता है। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिन्हें परफॉर्म करने से कस्टमर को वैल्यू मिलती है, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन होता है, उस वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में जो एक्टिविटीज डायरेक्टली कनेक्टेड है उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। और बेटा वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कस्टमर के लिए डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट नहीं करती, इनडायरेक्टली वैल्यू क्रिएट करती है, डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट नहीं करती, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं उसे अपन लोग? सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब बच्चे बोलते हैं सर जरा डिटेल में समझाओ, तो जरा बात को सुनो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, मतलब या फिर जो ट्रेडिंग एंटिटीज हैं, उनके लिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है। जरा ध्यान से सुनना।
बेटा यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं या ट्रेडिंग एंटिटीज हैं, उनके लिए प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं 5 और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं 4। चलो मेरे साथ में जल्दी से बोलो, प्राइमरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए या ट्रेडिंग एंटिटी के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज कितनी होती है 5 और सेकेंडरी एक्टिविटी कितनी होती है 4। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये बताओ प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री के अंदर आ चुका है, अब रॉ मटेरियल को रिसीव करना, रॉ मटेरियल को स्टोर करना और बाद में सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को उनकी आवश्यकता के मुताबिक रॉ मटेरियल सप्लाई करना, इसे हम लोग बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। जरा ध्यान से सुनो, सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब जो रॉ मटेरियल आया है उसे रिसीव करना, उसे स्टोर करना और बाद में डिपार्टमेंट्स को जब भी उसकी आवश्यकता है उन डिपार्टमेंट्स को उसे इशू करना, इसे हम लोग बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। एक बात यहां पर बहुत ध्यान रखने की है, वो ये कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना या रॉ मटेरियल को खरीदना प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये कस्टमर के लिए डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट नहीं करती है। तो ध्यान रखना, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, लेकिन मटेरियल खरीदने के बाद जब वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आएगा तो उस रॉ मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना और बाद में प्रोडक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करना, इसे हम लोग बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। और जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। नंबर 2 है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होता है जब फैक्ट्री के अंदर माल बनके तैयार हो जाएगा तो उस तैयार माल को स्टोर करना और बाद में कस्टमर को उसे डिलीवर करना। जब माल बिक जाएगा तो ये फिनिश गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल की स्टोरेज को बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक और फिनिश्ड गुड्स की स्टोरेज को बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि रॉ मटेरियल की स्टोरेज हो चाहे फिनिश गुड्स की स्टोरेज हो, दोनों को इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलते हैं। नहीं, रॉ मटेरियल का रिसीव करना, स्टोर करना और प्रोडक्शन के लिए इशू करना, इसे हम लोग बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। लेकिन माल बनने के बाद जब फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाएगा तो उस फिनिश गुड्स को स्टोर करना और बाद में उसे कस्टमर को डिलीवर करना, इसे हम लोग बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तीसरा होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब होता है जो हमारा मुख्य काम है। जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूं तो प्रोडक्शन का जो काम है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो माल बेचना मतलब माल अरेंज करना, दुकान में जमाना और ग्राहक को पटाकर ग्राहक को माल बेचना, दैट इज माय ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब होता है जो भी आपकी मेन एक्टिविटी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो, अगर आप ट्रेडर हो तो जो ट्रेडिंग का काम है वो कहलाता है ऑपरेशन और वो है हमारी तीसरी प्राइमरी एक्टिविटी। तो हमारी पहली प्राइमरी एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल का रखरखाव, दूसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब फिनिश गुड्स का रखरखाव और कस्टमर को डिलीवर करना, तीसरी एक्टिविटी है प्राइमरी हमारी ऑपरेशन मतलब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, ट्रेडर है तो ट्रेडिंग का काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। चौथी प्राइमरी एक्टिविटी है मार्केटिंग एंड सेल्स। बेटा मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक सूचना पहुंचाना, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना इज कॉल्ड मार्केटिंग। और जब कस्टमर आ जाए तो उस कस्टमर को माल बेचना, अपना सेल्स फोर्स जो है उसको मैनेज करना, अपने रिटेल आउटलेट्स को मैनेज करना, अपने सारे डीलर्स को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स ये हमारी चौथी प्राइमरी एक्टिविटी है। मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और सेल्स होता है कस्टमर अगर हमारे पास आ गया तो उसे माल बेचना और उसका जो सेल्स फोर्स है हमारी उसको मैनेज करना, जो हमारे रिटेल आउटलेट्स है उनको मैनेज करना, जो डीलर्स है उनको मैनेज करना, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको मैनेज करना, दैट इज ऑल कॉल्ड सेल्स एक्टिविटी। ठीक है। और बेटा हमारी जो पांचवी प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज कस्टमर सर्विस। इसका मतलब कस्टमर की जो भी इंक्वायरीज हैं उनको हैंडल करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, अगर वारंटी रिपेयर मांग रहा है तो वारंटी रिपेयर देना, अगर वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है तो रिप्लेसमेंट देना,
ट्रेनिंग मांग रहा है तो ट्रेनिंग देना, और अगर इंस्टॉलेशन मांग रहा है तो इंस्टॉलेशन देना। मतलब कस्टमर को माल बेचने के बाद में आप जितनी भी उसकी सहायताएं कर रहे हो, दैट इज ऑल कॉल्ड कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के अंदर कस्टमर इंक्वायरी हैंडल करना भी आता है, कस्टमर का रिप्लेसमेंट भी आता है, कस्टमर का वारंटी रिपेयर भी कवर होता है, कस्टमर की ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होती है, और कस्टमर जो है कस्टमर के यहां पे प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन जो है वो भी कवर होता है। इन सबको अपन लोग बोलते हैं कस्टमर सर्विस। तो बेटा हमारी प्राइमरी एक्टिविटी 5 होती है। सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक रॉ मटेरियल वाला, आउटबाउंड लॉजिस्टिक फिनिश गुड्स वाला, ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना या ट्रेडिंग करने का जो मेन काम है वो काम करना, से मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब कस्टमर को अवेयर करना और सेल्स को मैनेज करना, एंड लास्ट वन कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर की जो भी इंक्वायरी है, रिप्लेसमेंट है, रिपेयर है, जो भी ट्रेनिंग है, इंस्टॉलेशन है, कस्टमर को सभी तरह की सहायताएं प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सर्विस। और ये पांचों कहलाती है प्राइमरी एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि ये पांचों एक्टिविटी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये पांचों एक्टिविटी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वैल्यू क्रिएशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज भी होती है। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 और एक्टिविटीज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये कस्टमर के लिए डायरेक्टली कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करती है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी आती है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मुझे अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे मशीनें चाहिए, मुझे सप्लाई चाहिए, मुझे इन तीनों में से अगर कुछ भी चाहिए तो उसे खरीदने का जो काम है, उसे प्रोक्योर करने का जो काम है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। ये हमारी पहली सेकेंडरी एक्टिविटी है। एक बात ध्यान रखना, प्रोक्योरमेंट की जो एक्टिविटी है ये कस्टमर के लिए कोई डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट नहीं करती है, इसलिए प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी को अपन लोग सेकेंडरी एक्टिविटी मानते हैं। नंबर 2, दूसरी एक्टिविटी है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसे आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, आप लोग जानते हो कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, अगर हमें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को बेटर बनाना है, तो हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करना पड़ेगा। हमें नजर रखनी पड़ेगी कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नए तरह के रॉ मटेरियल आ रहे हैं, क्या नए तरह के डिजाइन्स आ रहे हैं, क्या नए तरह के फीचर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं। हमें इन सब चीजों पे नजर रखनी होगी और अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की सहायता से हमें लगातार अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और बेटा ये जो R&D का काम है, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का काम है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, लेकिन ये डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट नहीं करती, इसलिए अपन लोग इसे सेकेंडरी एक्टिविटी मानते हैं। तीसरा है HR मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर मुझे ढंग से चलाना है तो मुझे लगातार अच्छे एम्प्लॉइज रिक्रूट करने होंगे, उनका सिलेक्शन करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनके प्रमोशंस मैनेज करने होंगे और उनको रिट्रेंच भी करना पड़ेगा। मतलब जो मेरे खराब एम्प्लॉइज हैं मुझे उन्हें निकालना है, जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं उन्हें प्रमोट करना है, नए एम्प्लॉइज के इंटरव्यू कंडक्ट करने, उनमें से सिलेक्शन करना है, सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना है, दैट इज ऑल कॉल्ड HR। और बेटा ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये कस्टमर के लिए डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट नहीं करता, इसलिए इसे भी हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जिनका कस्टमर से कोई लेना देना है ही नहीं, जैसे हमारी अकाउंटिंग का काम, हमारे लीगल डिपार्टमेंट का काम जो हमारे लिए सारे केसेस वगैरह लड़ रहा है, जो हमारा फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट जो हमारे लिए पैसों का अरेंजमेंट कर रहा है, जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो GST और इनकम टैक्स को हैंडल कर रहा है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट और ये सारी की सारी एक्टिविटीज वो हैं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये मेरे कस्टमर के लिए कोई डायरेक्ट वैल्यू क्रिएशन नहीं करती है, इसलिए इसे भी हम लोग किस में लेते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी में, और इसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो 5 है और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो 4 है। बोलो मेरे साथ में, प्राइमरी एक्टिविटी कितनी है?
5 और सेकेंडरी एक्टिविटी कितनी है 4। 5 प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, मेरे साथ साथ रिवाइज करो। सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, नंबर 2 आउटबाउंड लॉजिस्टिक, नंबर 3 ऑपरेशन, नंबर 4 मार्केटिंग एंड सेल, नंबर 5 है आपका कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस। सेकेंडरी एक्टिविटी आपकी 4 है। सबसे पहला प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नंबर 3 एचआर मैनेजमेंट और नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। अगर ये वैल्यू चेन एनालिसिस जो मैं मैन्युफैक्चरर के लिए कर रहा हूं, अगर यही वैल्यू चेन एनालिसिस अगर मैं करना शुरू कर दूं, यही वैल्यू चेन एनालिसिस अगर मैं कर दूं किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, तो इसे हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू शॉप मॉडल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीए इंस्टीट्यूट ने जब न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल पहले इशू किया था तो उसमें वैल्यू शॉप मॉडल का जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन बाद में जब सीए इंस्टीट्यूट ने दोबारा से मटेरियल इशू किया तो दोबारा जब मटेरियल इशू किया तो सीए इंस्टीट्यूट ने वैल्यू शॉप मॉडल को भी चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब ये टॉपिक बाद में ऐड किया गया था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वैल्यू शॉप मॉडल क्या है, तो एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझे। वैल्यू शॉप मॉडल का मतलब है जो वैल्यू चेन एनालिसिस अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए किया, वही वैल्यू चेन एनालिसिस अगर मैं सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी के लिए करूं या सर्विस प्रोवाइडर के लिए करूं तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू शॉप मॉडल। क्या बोलते हैं उसे अपन लोग, वैल्यू शॉप मॉडल। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर वैल्यू शॉप मॉडल बोलेंगे सर, पर अब इसकी आप डिटेल जरा समझाना शुरू करो, तो मेरे साथ में अब आप इसकी डिटेल सुनो। अब सर्विस सेक्टर एंटिटी का अगर वैल्यू चेन एनालिसिस किया जाए तो सर्विस सेक्टर की वैल्यू चेन में सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज को भी दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। सर कौन सी, एक तो हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी हो जाएगी सेकेंडरी एक्टिविटी। जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहा हूं, प्लीज दोबारा ध्यान से सुनो, अगर मैं वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहा हूं, अगर एक सर्विस एंटिटी का, सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी का, तो उसकी एक्टिविटीज को भी दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, पहला प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज। लॉजिक वही है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कस्टमर के लिए डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। और वो सारी की सारी एक्टिविटी जो कस्टमर के लिए डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट नहीं करती, दे आर सेकेंडरी एक्टिविटीज। लेकिन अब सर्विस प्रोवाइडर के नजरिए से सोचो, अब आपको मालूम है जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप लोग ये वाली बात समझते हो, सर्विस प्रोवाइडर हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, सर्विस प्रोवाइडर हमेशा आपको परेशानियों के सुझाव, परेशानियों का समाधान प्रोवाइड करते हैं, परेशानियों का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बेचते हैं। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी प्रोडक्ट बेचती है जबकि सर्विस प्रोवाइडर आपको हमेशा सॉल्यूशन बेचता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक सीए फर्म के पास जाते हैं, क्यों कि हम उनसे कहते हैं कि साहब मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना नहीं आता, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स का रिटर्न भरना नहीं आता, हम भर के देंगे। तो हमने उन्हें क्या दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आप केस नहीं लड़ सकते क्योंकि आपको नियम कायदे नहीं पता, तो आप एक लॉयर के पास जाते हो और आप लॉयर को जाकर बोलते हो मेरा ये केस है, इसे जीतना है। लॉयर आपको बोलता है आपकी प्रॉब्लम है ये केस, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपके लिए ये पूरा का पूरा केस लड़ूंगा। जब मकान बनाना होता है, बिल्डिंग बनानी होती है, तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बनानी कैसे है वो हमें नहीं आता, तो आर्किटेक्ट हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म्स हैं वो कभी भी माल नहीं बेचती, वो हमेशा अपनी सर्विस बेचती हैं। अब मेरी बात को सुनना, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए प्राइमरी एक्टिविटी होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल एंड कस्टमर सर्विस। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी है उनके लिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती तो 5 ही है, लेकिन वो प्राइमरी एक्टिविटीज इनसे डिफरेंट होती है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है, जरा सुनो। सबसे पहली एक्टिविटी, जो प्रॉब्लम क्लाइंट हमारे पास लेकर के आया है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम ढूंढना, सबसे पहला वो हमारा काम है। तो बेटा सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग्स हमें चाहिए उन सबको ढूंढना, इकट्ठा करना, सबसे पहला तो ये हमारी एक्टिविटी है। नंबर 2,
जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी इकट्ठी कर ली, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, तो इस प्रॉब्लम के समाधान ढूंढने, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने, तो हम इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। समझा क्या? हम बहुत सारे ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन ढूंढेंगे, मतलब हम बहुत सारे समाधान जो है वो हम ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए ढूंढेंगे। फिर जब बहुत सारे सॉल्यूशन अपने को मिल जाएंगे तो तीसरा काम होगा उन सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के मैंने 5 रास्ते निकाले, तो मुझे देखना पड़ेगा इन 5 रास्तों में से कौन सा बेस्ट रास्ता है, उस बेस्ट वे को, बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, ये मेरी तीसरी एक्टिविटी है। नंबर 4, जब बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई हो जाए तो उस बेस्ट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना कि इसका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था, तो वो कंट्रोल करना, मतलब जो आपका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड किया उसे इंप्लीमेंट करना और साथ में कंट्रोल करना कि जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो, गलत तरीके से इंप्लीमेंटेशन ना हो जाए। ठीक है। और 5वां और आखिरी कदम, जो आपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया, अब आप चेक करो कि प्रॉब्लम क्लियरली, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, और अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई तो वापस आप पहुंच जाओ स्टेप नंबर 1 के ऊपर। तो पॉइंट ये है, सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी के केस में 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। 5 प्राइमरी एक्टिविटी क्या? पहला, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करो, सारी जो जानकारी है उसको इकट्ठा करो। ठीक है। नंबर 2, प्रॉब्लम के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सारे के सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करो। और सारे सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के बाद में तीसरा, सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करो और देखो कौन सा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इस एंटिटी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, वो बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करो। चौथा, जो बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है उसे इंप्लीमेंट करो और उसके इंप्लीमेंटेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल करो ताकि वो इंप्लीमेंटेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और नंबर 5, जो आपने बेस्ट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करो और देखो कि क्या क्लाइंट की प्रॉब्लम सही तरीके से रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर क्लाइंट की प्रॉब्लम सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई तो वापस पहुंच जाओ किस पर? पहली स्टेप पर। ठीक है। तो बेटा, एक सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी की 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। मेन एक्टिविटीज जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है वो 5 एक्टिविटीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बोलोगे सर सर्विस सेक्टर अंडरटेकिंग की सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है? तो बड़ा मजेदार जवाब है, सेकेंडरी एक्टिविटीज सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी की भी वही सेम 4 होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की होती हैं। मतलब वही प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नंबर 3 HR मैनेजमेंट और नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। तो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो या सर्विसिंग एंटिटी हो, दोनों की सेकेंडरी एक्टिविटीज सेम है लेकिन दोनों की प्राइमरी एक्टिविटीज डिफरेंट है। इधर प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल और 5वां कस्टमर सर्विस। यहां पर 5 एक्टिविटीज क्या है? 5 प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। नंबर 2, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना। नंबर 3, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करके बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना। नंबर 4, जो बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया उसे इंप्लीमेंट करना और इंप्लीमेंटेशन को कंट्रोल करना ताकि वो इंप्लीमेंटेशन गलत ना हो जाए। और नंबर 5, इवैल्यूएट करो रिजल्ट्स को कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह ठीक हुई या नहीं हुई, और अगर वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई तो वापस स्टेप नंबर 1 के ऊपर चले जाओ, वापस पहली स्टेप पे चले जाओ और आते आते वापस 5 स्टेप करो, तब जाकर के आपके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये जो 5 स्टेप है, ये जो 5 एक्टिविटीज है, ये सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी की प्राइमरी एक्टिविटीज है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी हो या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, दोनों की सेकेंडरी एक्टिविटीज सेम है। 4, कौन सी 4? मेरे साथ में जल्दी से बोलो, मेरे साथ में बोलो फटाफट से। सबसे पहला,
सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रोक्योरमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरा एचआर और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। ठीक, ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और आगे अब मैं आपके साथ में बात करता हूं टॉपिक नंबर 7 के बारे में। टॉपिक नंबर 7 में अब मैं आपके साथ में टॉपिक नंबर 8 के बारे में। और टॉपिक नंबर 8 में अब अपन लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना है, मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू चेन का एनालिसिस करना है, तो ये वैल्यू चेन का एनालिसिस 3 फ्रेम्स में हो सकता है। मतलब इस वैल्यू चेन एनालिसिस के 3 फ्रेमवर्क हैं। सर 3 फ्रेमवर्क क्या? सबसे पहला इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब आप इंडस्ट्री का एनालिसिस करो। नंबर 2 कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, मतलब आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस को एनालाइज करो कि आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है। और नंबर 3 सेगमेंट एनालिसिस, आप एनालाइज करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेगमेंट इन्वॉल्व हैं, और जो जितने भी सेगमेंट्स आपके इन्वॉल्व हैं, हर सेगमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेगमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेगमेंट एनालिसिस। मेरी बात को सुनो, वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए आपके 3 फ्रेमवर्क हैं। इंडस्ट्री का एनालिसिस, नंबर 2 अपनी कोर कॉम्पिटेंस का एनालिसिस, और नंबर 3 सेगमेंट एनालिसिस, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेगमेंट्स हैं, कितने बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कितने ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स का एनालिसिस इज कॉल्ड सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट एनालिसिस जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस के हर एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, जब तक आप अपने बिजनेस के हर एक सेगमेंट को एनालाइज नहीं कर लेते, तब तक आप प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं लगा पाओगे, तब तक आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हर एक सेगमेंट को एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो हर एक सेगमेंट को अलग तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए, इसलिए सेगमेंट एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो जल्दी से मेरे साथ में बोलो, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए 3 फ्रेमवर्क होंगे। एक इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, दूसरा हम लोग अपनी कोर कॉम्पिटेंस का एनालिसिस करेंगे, और तीसरा हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेगमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। अब बेटा सबसे पहले अपन लोग शुरू करते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। अपनी अपनी बुक्स देखिए। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है इंडस्ट्री का एनालिसिस करना। माइकल पॉर्टर ने 5 एरिया बताए थे जिसमें इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। मतलब अपने को अपनी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन 5 तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर कैसे? सबसे पहली इंफॉर्मेशन अपने को गैदर करनी है बार्गेनिंग पावर ऑफ परचेजर, मतलब बायर की जो बार्गेनिंग पावर है उसका एनालिसिस हम लोगों को करना चाहिए। सर मतलब एक बात समझो, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो जहां पर बायर की बार्गेनिंग पावर काफी स्ट्रांग है, बायर की बार्गेनिंग पावर जबरदस्त है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वहां पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि जो बायर है वो हमेशा आपको डोमिनेट करेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा कब होता है? ऐसा बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी इंडस्ट्री में एक ही बायर अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो ज्यादा रहेगी। या फिर सारे के सारे बायर्स ने मिलकर एक यूनियन बना लिया, ग्रुप बना लिया है, और ग्रुप बना लिया है, तो ऑब्वियस बात है बायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा रहेगी। अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे सप्लायर अवेलेबल है, और बहुत सारे सप्लायर अवेलेबल है, सेम प्रोडक्ट जो हम बनाकर बेच रहे हैं वैसे बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाने वाले और सप्लाई करने वाले बहुत सारे सेलर जो हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर मौजूद है, तो ऑब्वियस बात है वहां पर बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि बायर जो है वो हमें बोलता रहेगा कि अगर आप मुझे इस रेट में माल नहीं दोगे तो मैं दूसरे से ले लूंगा। तो ऑब्वियस बात है बायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा रहेगी। लेकिन सुनो, जिस इंडस्ट्री में बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम रहता है। तो आपको अपने लिए इंडस्ट्री का ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसमें बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी जबरदस्त है। नंबर 2, आपको दूसरे नंबर पे एनालाइज करना है कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी जबरदस्त है। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर जो सप्लायर है, मतलब जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, उन रॉ मटेरियल के सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर जो है वो कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि
अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में वो हमसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा रॉ मटेरियल के लिए, और रॉ मटेरियल के लिए अगर वो हमसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑब्वियस बात है इंडस्ट्री में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रहेगा। अब आप बोलेंगे कि सर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो स्ट्रांग कब होती है? मान लो अगर एक ही सप्लायर अवेलेबल है, अगर मार्केट में उस रॉ मटेरियल का एक ही सप्लायर है तो ऑब्वियस बात है उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर मान लीजिए सप्लायर जो है उसके पास अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो कम है और जो उसके बायर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो रॉ मटेरियल मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं और सप्लाई करने वाले जो सप्लायर है वो बहुत कम है, जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो कम है और डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहेगी। और सप्लायर की बार्गेनिंग पावर अगर स्ट्रांग रही तो वहां पर हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन हमारी इंडस्ट्री का कम रहेगा। ठीक है। नंबर 3, तीसरा आपको इंडस्ट्री के बारे में ये जानकारी इकट्ठी करनी है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूट सर्विसेज हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, उनका थ्रेट क्या है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में कितने अवेलेबल हैं और वो सब्स्टिट्यूट कितने क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है वो कितने क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करना उनके लिए कस्टमर के लिए कितना आसान है किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ में। दैट इज कॉल्ड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जब आप थ्रेट एनालाइज करो तो आप हमेशा ध्यान रखना कभी कभार क्रॉस इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट भी आते हैं। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर क्रॉस इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट कैसे? मतलब जरूरी नहीं कि आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपकी ही इंडस्ट्री से हो, बल्कि आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो दूसरी इंडस्ट्री जो है वहां से भी आ सकता है। तो सब्स्टिट्यूट का एनालिसिस करते टाइम या सब्स्टिट्यूट के थ्रेट को एनालाइज करते टाइम दूसरी इंडस्ट्री से आने वाले सब्स्टिट्यूट पर भी नजर रखना। जैसे आजकल पेपर बुक्स की जगह ई बुक्स आने लग रही हैं, जैसे किंडल। अब पेपर बुक्स मतलब जो बुक्स छापते थे उनका कंपटीशन बुक छापने वाले लोगों के साथ में तो है ही, लेकिन अब उनका कंपटीशन किंडल के साथ में भी है, जो ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ भी है। तो बेटा जो सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट आपको दोनों तरीकों से देखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो कैमरा इंडस्ट्री है, जो फोटो कैमरा बनाने वाली इंडस्ट्री है, जैसे कैनन हो गया, पैनासोनिक हो गए, ये लोग जो हैं ये लोग कंपटीशन फेस कर रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन किससे फेस कर रहे हैं? मोबाइल बनाने वाली कंपनी से। इसका मतलब कैमरे का जो सब्स्टिट्यूट है वो दूसरी इंडस्ट्री से आ रहा है ना। मतलब कैमरे का सब्स्टिट्यूट आया मोबाइल फोन, मतलब आप अच्छा कैमरा खरीदने की बजाय अच्छा मोबाइल फोन खरीद रहे हो। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट दूसरी इंडस्ट्री से भी आ सकता है। ठीक है। नंबर 4, चौथा आपको देखना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मतलब आप जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्री में नए कॉम्पिटिटर का या नए बिजनेसमैन का आना कितना आसान या कितना मुश्किल है। अगर आपका जो इंडस्ट्री है, आपकी इस इंडस्ट्री में किसी भी जने को आने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ज्यादा लीगल परमिशंस की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ऐसी इंडस्ट्री में नए कॉम्पिटिटर्स का या न्यू एंट्रेंट्स का आना जारी रहेगा और बहुत जल्दी बहुत तेजी से इसमें न्यू एंट्रेंट्स कूदेंगे और जितनी जल्दी न्यू एंट्रेंट्स कूदेंगे ये इंडस्ट्री हमारे लिए उतनी ही अनप्रॉफिटेबल होती जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है। दैट इज कॉल्ड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। और पांचवा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। मतलब अपने को यह देखना है कि हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना इंटेंस है। एक बात को समझना कि अगर हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत इंटेंस है तो हमारी जो कॉम्पिटिटर है वो कम से कम प्राइस पे माल बेचने को तैयार हो जाएंगे, और अगर हमारे कॉम्पिटिटर कम से कम प्राइस पे माल बेचने को तैयार हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए इस इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि सर कंपटीशन इंटेंस कब होता है, मतलब इंटेंसिव कंपटीशन के सिचुएशन में अराइज होता है। एक बात को समझना कि अगर मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं जहां पर बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है,
तो मेरे कॉम्पिटिटर्स ने सबने बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल उन लोगों ने लगा रखी है, और हैवी कैपिटल लगा रखी है तो उन लोगों के लिए बिजनेस छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं कंपटीशन को विन करने के लिए। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि हमारी जो कंपटीटर है, जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें मशीनों का साइज बहुत बड़ा है, और मशीनों का साइज बहुत बड़ा है, उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, उन मशीनों को चलाने के लिए अपने को बहुत ज्यादा माल बनाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा माल बनाना पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉम्पिटिटर कम से कम प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें एग्जिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब अगर कोई भी एंटिटी अपना बिजनेस बंद करके बाहर निकलना चाहती है तो बाहर निकलने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो एग्जिट कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी हमारा कंपटीशन का लेवल बहुत इंटेंस रहता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, या फिर एग्जिट कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है, तो इन सिचुएशंस में हमारा कंपटीशन बहुत इंटेंस रहता है। और अगर कंपटीशन बहुत इंटेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेकट कंपटीशन होगा, प्राइस कंपटीशन होगा, और इस इंडस्ट्री में हमारे लिए प्रॉफिट कमाना इजी नहीं रहेगा। तो माइकल पोर्टर ने इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए 5 फैक्टर बताए थे। तो माइकल पोर्टर ने बताया कि पहला तो आप ये देखो कि बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, मतलब आपसे जो माल खरीदने वाला आदमी है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। अगर बायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो आप कभी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। नंबर 2, आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, जो सप्लायर है, उन सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी स्ट्रांग है वो देखो। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर अगर आपकी स्ट्रांग है तो भी आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। नंबर 3, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मतलब जो नए एंट्रेंट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं, वो कितनी जल्दी आपके कंपटीशन में आ सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। नए लोगों का आपकी इंडस्ट्री में आना कितना आसान है, क्योंकि जितना आसान एंट्री करना होगा ऑब्वियस ही बात है उतना ही कंपटीशन सीवियर होता जाएगा, बहुत जल्दी कंपटीशन का लेवल हाई हो जाएगा और आप लोग इस इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। इसके अलावा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के कितने क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। हमारे प्रोडक्ट के जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेंगे ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत इंटेंस है तो उस कंडीशन में हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट कमाना कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ वैल्यू चेन एनालिसिस का पहला फ्रेमवर्क था इंडस्ट्री का एनालिसिस। तो इंडस्ट्री के एनालिसिस के लिए हमने ये 5 फैक्टर कंसीडर कर लिए। अब वैल्यू चेन एनालिसिस का दूसरा फ्रेमवर्क आता है कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब है कि अगर हम इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर को मात दे पा रहे, अगर अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रहे, अगर कॉम्पिटिटर से आगे निकल पा रहे, तो यह पक्की बात है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसी कोर कॉम्पिटेंस है या हमारे पास में ऐसी कोई कॉम्पिटेंस है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो हमें कंपटीशन में आगे निकालने वाला जो भी फैक्टर होता है, कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने वाला जो भी फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस हमारी वो ताकत है जिसकी वजह से हमें बिजनेस में सफलता अर्जित होती है। दैट फैक्टर इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंस। पहला सवाल आता है कि सर कोर कॉम्पिटेंस जो है वो आती कहां से है। तो समझना, कोर कॉम्पिटेंस आपके पास 2 तरीके से आती है। सबसे पहला, आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो दूसरों के पास नहीं है, चाहे वो मशीनें हो सकती हैं, चाहे वो वर्कर हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल नो हाउ हो सकता है, या फिर आपका कोई पेटेंट हो सकता है, आपका ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका ब्रांड हो सकता है। मतलब कोई भी टेंजिबल रिसोर्स या इंटेंजिबल रिसोर्स कोई भी हो सकता है जिसकी वजह जो आपके पास अवेलेबल है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के पास में अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में एक रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल जो है वो माइंस से निकलता है और आपके पास उस रॉ मटेरियल को बनाने वाली माइंस भी है। और मजेदार बात यह है कि आपकी माइंस में जो रॉ मटेरियल निकलता है वो सुपीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल निकलता है और वैसा रॉ मटेरियल आपके कॉम्पिटिटर्स को बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास में रॉ मटेरियल का बेटर रिसोर्स है, मेरे को बेटर तरह का रॉ मटेरियल मेरे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रोडक्ट बेटर होगा और मेरे कॉम्पिटिटर को इसके लिए बड़ी दिक्कत आएगी।
ठीक है, ओके। नंबर 2 हो सकता है मेरे पास में जो वर्कर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, मेरे जो वर्कर्स है उनका लर्निंग कर्व रेशियो ज्यादा है, मेरे पास बेटर तरह की मशीनें हैं, मेरे पास में पेटेंट है, मेरे पास में बेटर ट्रेडमार्क है, मेरी ब्रांड की वैल्यू ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज जो मेरे पास हैं लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या मेरे पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो मेरे कॉम्पिटिटर के रिसोर्सेज से बेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा बाजार में, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, एंड दैट विल बी माय कोर कॉम्पिटेंस। नंबर 2, कोर कॉम्पिटेंस के अराइज होने का दूसरा रीजन होता है कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज द रिसोर्स। मतलब एक तो है आपके पास बेटर रिसोर्स अवेलेबल है, और दूसरी बात आपके पास रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत है। तो अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो इन दोनों चीजों से आपकी कोर कॉम्पिटेंस अराइज होती है। थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहली बात, अगर मुझे बाजार में मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले बेहतर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है, मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर बनेगा। नंबर 2, अगर मान लीजिए मेरे को भी वही रॉ मटेरियल मिलता है जो बाजार में बाकी लोगों को मिलता है, लेकिन मेरा उस रॉ मटेरियल को यूज करने का तरीका बेटर है, मैं वेस्टेज कम करता हूं, मेरे प्रोडक्ट के बनाने में डिफेक्ट कम निकलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, ये भी मेरी कोर कॉम्पिटेंस है। लेकिन कोर कॉम्पिटेंस अराइज कहां से हो रही है? मेरा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने के तरीके से। तो बेटा आप ये ध्यान रखना कि कोर कॉम्पिटेंस हमेशा दो चीजों से अराइज होती है। सबसे पहले आपके पास कोई भी इंटेंजिबल या टेंजिबल ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, और नंबर 2, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने का आपका जो तरीका है वो आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है। या तो आप बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्रोडक्शन करते हो, या आप बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करते हो, या फिर आपके प्रोडक्शन में डिफेक्ट की क्वांटिटी बहुत कम है, या फिर आप वेस्टेज बहुत कम करते हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज को अराइज करते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। तो बेटा या तो आपके पास रिसोर्स बेटर है या फिर आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेटर है, इन दोनों से ही आपकी कोर कॉम्पिटेंस अराइज होती है। मतलब एक ऐसी कॉम्पिटेंस अराइज हो रही है जो कॉम्पिटिटर से बेटर है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकता है। नंबर 3, तीसरा, अपने को तीसरा फ्रेमवर्क है अपना वैल्यू चेन एनालिसिस का, दैट इज सेगमेंट एनालिसिस। मतलब क्या होगा, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े करूंगा। मतलब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल देखने के बजाय मैं ऑर्गेनाइजेशन को टुकड़ों में देखूंगा, और ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टुकड़े को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टुकड़े को अपन लोग बोलते हैं सेगमेंट। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। दो तरीके से कैसे? एक तरीका है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्योग्राफिकली ब्रेक कर दूं तो वो कहलाएगा ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, और अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट वाइज ब्रेक कर दूं, मतलब प्रोडक्ट वाइज अगर मैं उसके टुकड़े कर दूं, दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल व्यू ना करूं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टुकड़े को इंडिविजुअली व्यू करूं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को एरिया के बेसिस पर, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर ब्रेक कर दूं, जैसे मैंने कर दिया एशिया, अमेरिका, यूके। मैंने इस तरीके से अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करके देखा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े करके देखे, दैट विल बी कॉल्ड ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट में तोड़ा, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, जो फार्मास्यूटिकल, तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट वाइज तोड़ा तो दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट। अब अगर आप सेगमेंट एनालिसिस करना चाहते हो तो सेगमेंट एनालिसिस के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सेगमेंट्स है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स और बिजनेस सेगमेंट्स, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर 2, सारे सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसकी मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स कैसे? मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की
मैट्रिक्स तैयार करो जिसमें ऊपर लेफ्ट टू राइट जो है वो ज्योग्राफिकली टुकड़े किए जाएं और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ उसके प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट किए जाएं। तो बेटा आप एक सेगमेंट मैट्रिक्स तैयार करो। सेगमेंट मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी टेबल तैयार करो जिसमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो और जिसमें बिजनेस सेगमेंट भी हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े ज्योग्राफिकल वाइज भी हो और प्रोडक्ट वाइज भी हो, ऐसी एक मैट्रिक्स जो है वो आप लोग तैयार करें। ठीक है सर, हम एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। नंबर 3, हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप लोग आइडेंटिफाई करें। ये वाली बात की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं, ये मैं आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो हर एक सेगमेंट के लिए आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करना है ताकि हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई की जा सके, हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जा सके। इसके बाद में आप सेगमेंट का, हर एक सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। मतलब जो हर एक सेगमेंट है उसका प्रॉफिट कितना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये आप लोग इवैल्यूएट करो। और ध्यान रखना परफॉर्मेंस का जो इवैल्यूएशन है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पर होना चाहिए। मतलब उस सेगमेंट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने आइडेंटिफाई किया, उस केपीआई के बेसिस पर आपको हर एक सेगमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो आपको इवैल्यूएट करनी है। इसका फायदा ये होगा, आपको ये पता चल पाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा सेगमेंट बढ़िया परफॉर्म करता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा सेगमेंट बुरा परफॉर्म करता है। अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले सेगमेंट्स को और ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, और जो बुरा परफॉर्म करने वाले सेगमेंट है अगर उन्हें हम लोग बंद कर देंगे, उनको क्लोज कर देंगे, तो हम लोगों को ज्यादा फायदा होगा। तो हमारे हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन जरूरी है और वो इवैल्यूएशन उसके प्रॉफिटेबिलिटी और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पर होना चाहिए। एंड लास्ट वन, ट्राई टू इंक्रीज सेगमेंट। आपको अपने सेगमेंट्स इंक्रीज करना चाहिए। सर क्यों? ऑब्वियस ही बात है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन। आपके नंबर ऑफ सेगमेंट जितने ज्यादा होंगे, आपके नंबर ऑफ सेगमेंट जितने ज्यादा होंगे, आप मार्केट चेंजेस के प्रति उतने ही कम वल्नरेबल रहोगे। मतलब मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव होगा तो उसका आपके ऊपर असर बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स होंगे, बहुत सारे ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स होंगे। तो ऑब्वियस बात है किसी एक सेगमेंट में अगर आपको नुकसान भी लगता है तो दूसरे सेगमेंट में होने वाला प्रॉफिट उस नुकसान को कवर कर जाएगा और आपको उतनी तकलीफ, उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिट। तो आप लोग अपने सेगमेंट्स जो हैं उन्हें इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से मेरे साथ में सुनो। सेगमेंट एनालिसिस, सबसे पहला काम सेगमेंट एनालिसिस में सबसे पहला काम रहेगा कि आपको सबसे पहला अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेगमेंट्स पहचानने हैं। ये सेगमेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकते हैं और बिजनेस सेगमेंट भी हो सकते हैं, और आपको कोशिश करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी आइडेंटिफाई करो और सारे बिजनेस सेगमेंट्स भी आइडेंटिफाई करो। नंबर 2, जो भी आपके सेगमेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स तैयार करो। मतलब एक टेबल तैयार करो जिस टेबल के अंदर आपके ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी जम जाएं और बिजनेस सेगमेंट भी आपके जम जाएं। ऊपर लेफ्ट टू राइट आपके ज्योग्राफिकल सेगमेंट जम जाएं, टॉप टू बॉटम आपके बिजनेस सेगमेंट जम जाएं। ऐसी सेगमेंट मैट्रिक्स आप तैयार करो। नंबर 3, आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करो। मतलब हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का सही तरीका क्या होगा, सही बेसिस क्या होगा, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करो। देन हर एक सेगमेंट का प्रॉफिट और परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेगमेंट आपको प्रॉफिट दे रहा है और कौन से सेगमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, बढ़िया है, खराब है, एवरेज है, कैसी परफॉर्मेंस है वो भी आपको पता चल जाएगी। एंड लास्टली आप ट्राई करो सेगमेंट्स को इंक्रीज करने का, क्योंकि आपके अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपके ज्यादा रहे तो मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव आपको कम से कम इफेक्ट करेंगे। ये वाली बात हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये वाली बात हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ते हैं। वही वाली बात यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग अगर ज्यादा सेगमेंट हमारे पास होंगे, ज्यादा डाइवर्सिफाइड हमारी रिस्क हो जाएगी और हमें मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का कम से कम असर झेलने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग दी सेगमेंट्स। अब मेरी बात को सुनो। तो बेटा कुल मिलाकर बात मैंने ये बताई कि वैल्यू चेन एनालिसिस, मेरे साथ में रिवाइज करेंगे,
वैल्यू चेन एनालिसिस के 3 फ्रेमवर्क है, मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए आपको 3 तरह की जानकारी इकट्ठी करनी है। सबसे पहले आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, नंबर 2 आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंस का एनालिसिस करना है, और नंबर 3 आप लोगों को सेगमेंट एनालिसिस करना है। सर इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करें? इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए हम माइकल पोर्टर के 5 बेसिस को काम में लेंगे। सबसे पहला हमें देखना है बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, सब्स्टिट्यूट का थ्रेट कितना है, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट कितना है, और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जो है वो कितना है। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ऐसी कॉम्पिटेंस जो हमें बेहतर बनाती है हमारे कॉम्पिटिटर से। ये कॉम्पिटेंस 2 तरीके से अराइज होती है। पहला, आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, मतलब आपके रिसोर्सेज आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, और नंबर 2 आपका रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का तरीका कॉम्पिटिटर से बेटर है। तो या तो आपके पास रिसोर्स बेटर है या रिसोर्स को यूटिलाइज करने का तरीका बेटर है, तभी आपके पास कोर कॉम्पिटेंस अराइज होती है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में लैपटॉप अवेलेबल है और मेरे किसी कॉम्पिटिटर के पास में लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी क्लासेस जो है वो ज्यादा अच्छी हो पाएंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है जो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये लैपटॉप होना मेरी क्या है? कोर कॉम्पिटेंस। नंबर 2, मान लीजिए सारे के सारे टीचर्स के पास में, सबके पास में लैपटॉप है, लेकिन मैं अपने लैपटॉप पे ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाकर पढ़ा पाता हूं, दैट मीन्स मैंने अपने रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन किया, देन दैट इज माय कोर कॉम्पिटेंस। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कोर कॉम्पिटेंस 2 तरीके से अराइज होती है। पहला, आपके पास रिसोर्स है जो दूसरों के पास नहीं है, नंबर 2 आपका रिसोर्स को यूटिलाइज करने का तरीका दूसरों से बेटर है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, देन कम सेगमेंट एनालिसिस। तीसरा फ्रेमवर्क है सेगमेंट एनालिसिस, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेगमेंट वाइज ब्रेक करो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेगमेंट वाइज ब्रेक करो, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेगमेंट वाइज टुकड़े करो। ठीक है सर, सेगमेंट वाइज टुकड़े कर लेंगे। फिर अब ध्यान रखना, ये सेगमेंट वाइज जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े किए, ये ज्योग्राफिकल भी होने चाहिए और ये बिजनेस सेगमेंट भी होने चाहिए। मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े तैयार करने, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज भी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में आप लोगों को सेगमेंट मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट दोनों का जिक्र हो। नंबर 3, दोनों का जिक्र एक साथ हो, मैट्रिक्स तैयार करनी है। तीसरी बात, आपको हर एक सेगमेंट का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस का सही इवैल्यूएशन हो पाए। नंबर 4, आप लोगों को हर एक सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, ताकि अपने को यह पता चले कौन सा सेगमेंट हमारे लिए बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेगमेंट हमारे लिए खराब परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्ट वन, अपने को सेगमेंट इंक्रीज करने चाहिए ताकि मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का हमारे ऊपर कम से कम असर पड़े, हमारी जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। ठीक, बात खत्म। ओके, चलिए आगे चलते बेटा। अभी तक हमने कई बार ये वाली बात की कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या चीज है, जरा इस बात को आप अपन लोग समझ लेते हैं। चलिए सर, बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। सुनिएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सिंपल सा मतलब है कि जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर मानता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर मानता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 तरह से अराइज होती है। कैसे? एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा कॉस्ट डिफरेंशिएशन। अब आप लोग बोलेंगे सर ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है और कॉस्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप ये क्या है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर परफॉर्म करता है, अगर मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर परफॉर्म करता है तो जो मेरे कस्टमर होंगे वो मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मेरे प्रोडक्ट को लेना प्रेफर करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर से बेटर परफॉर्म करता है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी से बेटर है,
तो ऑब्वियस सी बात है लोग मेरा प्रोडक्ट लेना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि मेरे कॉम्पिटिटर के, देन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आखिर अराइज कैसे होता है? सिंपल सी बात है, अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेटर है, इसका मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्टिव कम निकलते हैं, मेरे प्रोडक्ट में खराबी कम आती है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बेटर माना ही जाएगा। नंबर 2, सुपीरियर परफॉर्मेंस, मेरे प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं प्रिंटर बनाता हूं, मेरे कॉम्पिटिटर का जो प्रिंटर है, मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी का जो प्रिंटर है वो 1 मिनट में 12 पेजेस का प्रिंट आउट देता है और मेरा जो प्रिंटर है वो 1 मिनट में 15 पेजेस का प्रिंट आउट देता है, इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो सुपीरियर है। अभी जैसे अपन लोग मोबाइल खरीदते हैं तो अपने को पता है कि किसी कंपनी का कैमरा बहुत बेटर होता है, किसी मोबाइल का कैमरा उतना बेटर नहीं होता है, तो ऑब्वियस ही बात है आप हमेशा वो फोन लेना पसंद करते हो जिसका कैमरा बेटर फोटोग्राफ्स क्लिक करता है, देन दैट इज सुपीरियर परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। इसके बाद में सुपीरियर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है खराब ना होना। अगर मेरा प्रोडक्ट कम खराब होता है दैट मींस मेरे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी सुपीरियर है, तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कारण। सुपीरियर इनोवेशन, मतलब मान लीजिए अगर मेरे प्रोडक्ट में मैं ज्यादा इनोवेशंस लेकर के आता हूं, ज्यादा नई नई चीजें मैं जल्दी जल्दी लेकर के आता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे कस्टमर की नजर में मेरा जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर रहेगा। सुपीरियर फंक्शनैलिटी, मतलब मेरे प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा सुपीरियर फंक्शनैलिटी है, ज्यादा अच्छे फंक्शंस हैं, तो ऑब्वियस बात है कस्टमर की नजर में मेरा जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर रहेगा, मेरा प्रोडक्ट बेटर कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ ऑपरेशन, अगर मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट को ऑपरेट करना बहुत इजी है और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरा प्रोडक्ट यूज करना अगर ज्यादा इजी है तो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को सुपीरियर मान के चलेगा। ठीक है, इसके अलावा सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कस्टमर के कंप्लेंट करने पर या कस्टमर के फोन करने पर अगर मेरी तरफ से प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर की तरफ से उतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे प्रोडक्ट को सुपीरियर माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को सुपीरियर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट मानता है, मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बेटर मानता है मेरे कॉम्पिटिटर से, देन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर कस्टमर की नजर में मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है, देन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अराइज होने के कई कारण हैं, जैसे सुपीरियर क्वालिटी होना, सुपीरियर परफॉर्मेंस होना, सुपीरियर डिजाइन होना, सुपीरियर इनोवेशन होना, सुपीरियर फंक्शनैलिटी होना, सुपीरियर रिलायबिलिटी होना, सुपीरियर कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस होना, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को बेटर माने, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरी, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है सर मान लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो उसका फायदा क्या है? फायदा बताता हूं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के 2 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा कि मेरा प्रोडक्ट अगर कस्टमर की नजर में बेटर है तो मैं उसे महंगा बेच सकता हूं, जैसे आईफोन। ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट अगर कस्टमर बेटर समझता है तो मैं अपने प्रोडक्ट के ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता हूं, तो मेरे को फायदा होगा। नंबर 2, दूसरा फायदा हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर की नजर में सुपीरियर है लेकिन मैं उसे उतनी ही प्राइस में बेचूं जितनी प्राइस में मेरा कॉम्पिटिटर बेच रहा है, तो ऑब्वियस बात है कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा, सब लोग मेरा प्रोडक्ट लेंगे, इसका मतलब मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच पाऊंगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है तो या तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, और अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर रहे तो फिर आपकी क्वांटिटी ज्यादा बिक पाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटर के बराबर प्राइस में माल बेचोगे तो कॉम्पिटिटर की जगह आपका माल बिकेगा, और कॉम्पिटिटर की जगह अगर आपका माल बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ जाएगी। तो या तो प्राइस बढ़ा सकते हो या क्वांटिटी सोल्ड बढ़ा सकते हो, दोनों में से जो आपको पसंद आए बढ़ा लो। ठीक, आगे चलिए। दूसरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है कॉस्ट डिफरेंशिएशन। अब आप लोग बोलेंगे सर कॉस्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कॉस्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर हम कॉम्पिटिटर से मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रहे, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट जैसा ही है लेकिन हम वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से सस्ता बना रहे हैं। समझा गया? अगर मान लो कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को बनाता है 100 रुपए में और मैं उस प्रोडक्ट को बनाता हूं 90 रुपए में, इसका मतलब मेरी कॉस्ट मेरे कॉम्पिटिटर से कम है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट
डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसे? कॉस्ट डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं प्रोडक्ट कम कीमत में बना पाता हूं, कम कॉस्ट में बना पाता हूं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट डिफरेंशिएशन। ओके सर, हम बात को समझ गए, आगे बताओ। पहला सवाल आता है कि कॉस्ट डिफरेंशिएशन अराइज कैसे होता है? सर अराइज कहां से होता है? तो सिंपल बातें, मान लीजिए अगर मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, मतलब मुझे किसी ऐसी जगह से रॉ मटेरियल मिल रहा है जहां पे सस्ता रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स को उस जगह के बारे में पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को चीप रॉ मटेरियल मिल रहा है जो मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस बात है मेरी कॉस्ट कम ही रहेगी। नंबर 2, प्रोडक्शन एफिशिएंसी विद लो वेस्टेज। अगर मान लीजिए मेरा काम करने का तरीका ऐसा है जिसमें वेस्टेज कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कॉस्ट मेरे कॉम्पिटिटर से कम आएगी। एफिशिएंट लेबर, अगर मान लीजिए मेरे वर्कर्स के काम करने की स्पीड तेज है, आप लोग जानते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्वालिटी नहीं होता, स्पीड होता है, तो अगर मेरे वर्कर्स ज्यादा अच्छी स्पीड में काम करते हैं मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो वो सेम टाइम में ज्यादा माल बनाएंगे, और सेम टाइम में अगर वो ज्यादा माल बनाएंगे तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। एडवांस्ड मशीन्स, मान लीजिए मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं और मेरे पास काफी एडवांस्ड मशीन्स हैं, तो ऑब्वियस बात है मैं अगर ज्यादा एडवांस्ड मशीनों का इस्तेमाल करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो कॉस्ट है वो मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम आएगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इंस्टॉलिंग फैक्ट्री इन अ रिमोट एरिया, मान लीजिए अगर मैंने किसी बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाई और बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाने से गवर्नमेंट ने मुझे कोई ग्रांट या सब्सिडी दे दी, जैसे मुझे सस्ती बिजली उपलब्ध करा दी, सस्ता पानी उपलब्ध करा दिया, मेरे को और दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी कॉस्ट कम हो, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कॉस्ट कम होने की वजह से भी मेरी कॉस्ट कम हो सकती है। इसका एग्जांपल है अमेज़न। आप मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक चेन है ग्रेट ईस्टर्न। अब ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी ये एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेन है जिसके भारत भर में रिटेल स्टोर खुले हुए हैं। अब मेरी बात को समझना, जो ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी है वो बड़े बड़े स्टोर खोल करके माल बेच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े स्टोर खोल के माल बेच रही है तो उसने इतने बड़े बड़े स्टोर किराए पे ले रखे हैं, उनका किराया, आदमियों की तनख्वाह, सब कुछ उसे देना पड़ रहा है और सब कुछ देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है? ज्यादा, क्योंकि उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कॉस्ट ज्यादा है। दूसरी तरफ ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान जो है वो अमेज़न पे भी मिलता है, लेकिन अमेज़न जो है वो कोई स्टोर ओपन करके नहीं बैठी है, अमेज़न को किसी स्टोर का किराया नहीं देना, अमेज़न आपसे ऑर्डर डायरेक्टली लेती है और आपको माल सीधे घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है अमेज़न का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ज्यादा सस्ता है और ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो महंगा है, इसीलिए अमेज़न के ऊपर आपको सामान ज्यादा सस्ता मिलेगा और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं यहां पर आपको सामान महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? क्योंकि दोनों के बीच में कॉस्ट का डिफरेंस है। तो पॉइंट सिंपल है, कॉस्ट डिफरेंशिएशन माने आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर से कम है। सिंपल समझना, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर के कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है। कॉस्ट डिफरेंशिएशन मतलब आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कम है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट डिफरेंशिएशन कैसे राइज होता है? या तो आपके पास रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा है, या फिर आपके वर्कर एफिशिएंट है, या फिर आपका वेस्टेज कम है, या फिर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो सस्ता है। तो ऑब्वियस बात है इनमें से कोई ना कोई कारण जरूर रहेगा जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम रहेगी। ठीक है, ओके। एक बात मुझे बताओ कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मेरी बात को सुनना, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो आपको दो फायदे थे, या तो ज्यादा प्राइस में माल बेचो या सेम प्राइस में माल बेचो और ज्यादा क्वांटिटी बेच लो, दो फायदे थे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कम है तो आपको क्या फायदे हैं? सबसे पहला, आप अपनी सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटर से कम रख के ज्यादा माल बेच सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है मेरी कॉस्ट आ रही है 90 रुपए, कॉम्पिटिटर की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, तो मेरी कॉस्ट अगर कॉम्पिटिटर से 10 रुपए कम है तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस भी 10 रुपए कम रख सकता हूं, और अगर मैंने सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम रखी, सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम रखी तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा और मेरे को प्रॉफिट भी कॉम्पिटिटर के बराबर ही होगा। जैसे मान लो कॉम्पिटिटर 100 की कॉस्ट है, कॉम्पिटिटर माल बेचेगा 120 में और मेरी कॉस्ट है 90 रुपए, मैं माल बेचूंगा 110 में।
अब मैं भी 1 यूनिट बेचकर 20 रुपए कमाऊंगा, कॉम्पिटिटर भी 1 यूनिट बेचकर 20 रुपए कमाएगा, लेकिन मेरा माल ज्यादा बिकेगा, मेरे को वही 20 रुपए 20 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट होगा जो मेरे कॉम्पिटिटर को हो रहा है, लेकिन मेरा माल बाजार में ज्यादा बिकेगा क्योंकि मैं 110 में बेच रहा हूं और कॉम्पिटिटर 120 में बेच रहा है। नंबर 2, दूसरी बात, मैं अगर कॉम्पिटिटर के बराबर प्राइस रख लूं तो भी मेरे को फायदा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर जब 120 रुपए में माल बेचेगा, 120 पे माल बेचेगा, तो कॉम्पिटिटर को 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा और मैं 90 रुपीज में बनाकर 120 में बेचूंगा तो मेरे को सेम प्राइस पे 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप कॉस्ट डिफरेंशिएशन अगर आपने अचीव कर लिया तो आपको दो तरह के फायदे होंगे, या तो आप अपनी सेलिंग प्राइस कम रख लो तो आप सेलिंग प्राइस कम रख के भी सेम प्रॉफिट कमा पाओगे, और दूसरा फायदा आप सेम सेलिंग प्राइस रख लो तो भी आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी बेनिफिट आप उठा सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये बताओ, वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करके, वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक काम करो, जरा दोनों बातों को जोड़ो। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब है अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करना। अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करने को बोलते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज एनालाइज करने को बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वन थिंग इज क्लियर। अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर होना, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब पॉइंट आता है कि हम वैल्यू चेन एनालिसिस की सहायता से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे अचीव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो पूरा बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज का गुच्छा है। ठीक है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज का बंच है और इस एक्टिविटीज के बंच को ही हम लोग बिजनेस बोलते हैं। अगर आप अपनी हर एक एक्टिविटी को कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करने का तरीका ढूंढ लो तो ऑब्वियस बात है आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव होगा ही होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपनी हर एक एक्टिविटी को कॉम्पिटिटर से बेटर तरीके से परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियस बात है आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर से सुपीरियर होगा ही होगा, एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन अप्रोच फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे सोचो, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। जैसे कि एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होती हैं, आप जब आते हो तो आपका एडमिशन फॉर्म भरवाया जाता है, आपसे फीस ली जाती है, आपको बुक्स दी जाती हैं। आपको जब आप क्लासेस के अंदर जाते हो तो क्लासेस में आपको एसी मिलता है, प्रोजेक्टर मिलता है, आपको स्क्रीन पर क्लासेस दिखाई जाती हैं, क्लासेस जो है वो रन की जाती है, ऑपरेट की जाती है, ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद दोबारा क्लासेस ऑपरेट करते हैं, सो ऑन। ठीक है, आप लोगों के हर संडे को संडे टेस्ट करवाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, मान लो एक इंस्टीट्यूट में। अब अगर मैं अपनी हर एक एक्टिविटी को बेटर करने के बारे में सोचूं कि मैं ये सोचूं कि क्यों ना अपन बच्चों को बोल दें कि आप लोग यहां पर आकर फॉर्म फिल मत करो, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आओ ताकि आपको यहां पे टाइम कम से कम लगे। आप अपनी फीस घर से ऑनलाइन पे करके आइए ताकि आप यहां पर आए, आप अपना प्रिंट आउट दिखाएं और आपको सीधे किताब मिल जाए, आपको टाइम कम से कम लगे। आप मुझे बताइए, अगर मैंने अपनी इस एडमिशन वाली एक्टिविटी को और बेटर कर दिया, बेहतर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, और आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे दैट मींस आप मेरे इंस्टीट्यूट को या हमारी वर्किंग को बेटर काउंट करोगे कॉम्पिटिटर से। देन दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया? हमने किया कि हमने क्लासेस को ऑपरेट करने के लिए, मतलब क्लासेस को प्ले करने का काम हमने क्लासरूम की बजाय अपने सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट बना दिया, जहां से एक ही जगह से सारी की सारी क्लासेस ऑपरेट होती हैं। तो वहां पर बार बार हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे ही क्लास का टाइम होता है हम अपने ऑफिस में बैठ करके आपकी क्लास को ऑन कर देते हैं, जबकि बाकी कॉम्पिटिटर के लोग जाते हैं अलग अलग क्लासेस में जाते हैं और अलग अलग क्लासेस में जाके क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी क्लास को शुरू होने में, किसी ना किसी क्लास को स्टार्ट होने में लेट होगा ही होगा, और ऑब्वियस सी बात है इस वजह से आप लोग डिससेटिस्फाइड फील करोगे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने अपने क्लास चलाने के तरीके को बेटर कर दिया तो आपकी नजरों में हमारी क्लासेस की परफॉर्मेंस सुपीरियर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस
फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने एक जनरल सा एग्जांपल आपको दिया, आप लोग इस बात को हर जगह पे सोच सकते हो। किसी रेस्टोरेंट के बारे में सोचो कि अगर कोई रेस्टोरेंट जो है वो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, अगर वो हर एक एक्टिविटी को कॉम्पिटिटर से बेहतर करने का तरीका सोचने लगे तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा। ओके, खैर अब चलो इधर उधर की बातें बंद करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे अचीव होता है? सबसे पहला डिजाइनिंग। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहा हूं, प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा हूं और प्रोडक्ट का डिजाइन अगर मैं सुपीरियर बना लूं, मतलब मेरे प्रोडक्ट का जो आउटलुक है, मेरे प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो बहुत सुंदर डिजाइन अगर मैं तैयार कर दूं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स की फिटिंग है वो बहुत एफिशिएंट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर बन जाएगा। कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि सर डिजाइन से प्रोडक्ट बेटर कैसे बन सकता है? मैंने आपको बताऊं, महिंद्रा की एक गाड़ी आई थी बहुत पहले, अभी कुछ मतलब वर्षों पहले महिंद्रा ने एक सेडान निकाली थी, ठीक है, और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सेडान मेरे मित्र के पास थी और मेरे मित्र ने मुझे बताया कि यार ये गाड़ी बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन जानते हैं वो गाड़ी बिल्कुल असफल रही, वो गाड़ी नहीं बिक पाई। महिंद्रा की वो गाड़ी जो है वो फ्लॉप हो गई और उसके फ्लॉप होने के पीछे का रीजन क्या था कि उसकी डिजाइन जो है वो उतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोग देखिए होंडा सिटी को या फिर आप देखिए हुंडई वर्ना को, तो आपको ये पता चले, आपको ये एहसास होगा कि वो इसलिए ज्यादा बिकी क्योंकि उनकी डिजाइन बाकी कार से बेटर थी, मतलब उनकी दिखने, उनकी डिजाइनिंग, उनका डिजाइन, उनका आउटलुक बाकी लोगों से, बाकी कारों से बेटर था। इसके अलावा डिजाइन में एक और चीज होती है, जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो आप अंदर का स्ट्रक्चर भी डिजाइन करते हो, मतलब कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे फिट करना है वो भी आप लोग तय करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, आप ये इंटरनल डिजाइन जितनी अच्छी बनाओगे आपके प्रोडक्ट में खराबी उतनी कम आएगी, प्रोडक्ट को असेंबल करने में उतना ही कम टाइम लगेगा, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उतनी ही सुपीरियर जाएगी। तो अंदर की फिटिंग्स का जो डिजाइन है और जो एक्सटीरियर का डिजाइन है वो अगर आपने कॉम्पिटिटर से बेटर कर लिया तो आपकी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट का आउटलुक भी बेटर हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर से बेटर माना ही जाएगा। नंबर 2, ऑपरेशन। सुनो, आप प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज करो। आप एक बात को समझो, आप हमेशा उस जगह पे जाना पसंद करते हो जहां पर आपको अपनी आवश्यकता का सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाए, तो ऑब्वियस ही बात है आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज करो। अब आप एक बात समझो, हमारे अलग अलग कस्टमर होते हैं जिन्हें अलग अलग तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और अगर सभी तरह का प्रोडक्ट अगर मेरी दुकान में उपलब्ध है तो सभी तरह के कस्टमर मेरे पास आएंगे और मुझे इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, मेरे को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे बोलते हैं सर कैसे? मैंने बोला समझो, कार जो है वो मेरा क्या है? प्रोडक्ट। अब आप एक बात को समझो, मारुति का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 2 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए तो भी मारुति में मिलती है, 3 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए तो भी अवेलेबल है, 5 लाख की गाड़ी चाहिए तो भी अवेलेबल है, 10 लाख की गाड़ी चाहिए तो भी अवेलेबल है और 15 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए तो भी अवेलेबल है। तो मारुति के पास में हर तरह के, हर सेगमेंट के कस्टमर के लिए गाड़ी अवेलेबल है, हाँ कि ना? अच्छा एक बात सुनो, जैसे अपन हुंडई का एग्जांपल लें, अगर आपको छोटी गाड़ी चाहिए तो हुंडई i10, i20 भी है, अगर आपको सेडान चाहिए तो हुंडई वर्ना भी है, अगर आपको एसयूवी चाहिए तो वहां पे जो हुंडई की कौन सी गाड़ी है, मैं नाम भूल रहा हूं, तो जो एसयूवी है, अगर आपको एसयूवी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हुंडई के पास में वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हुंडई ने हर कैटेगरी के, हर टेस्ट के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अपने पास रख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फायदा होगा। तो ऑपरेशंस में अगर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है तो आप अपनी प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज करो, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स, अगर मार्केटिंग एंड सेल्स वाली जो एक्टिविटी है, अगर आप इसके थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कस्टमर को सुपीरियर डिलीवरी दो, मतलब फास्ट डिलीवरी दो, ठीक है, सुपीरियर पैकिंग दो, मतलब आपकी जो पैकिंग है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा जगह पे आपके रिटेल स्टोर अवेलेबल है, कस्टमर को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप मार्केटिंग एंड सेल्स वाली एक्टिविटी के थ्रू
आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस वाली जो एक्टिविटी है, आप इससे भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। आप कस्टमर को ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करो, कस्टमर को जल्दी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करो, कस्टमर को जल्दी रिपेयर प्रोवाइड करो, कस्टमर से फ्रेंडली, कस्टमर को ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। तो ऑब्वियस बात है कस्टमर सर्विस से भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी कार को सर्विस पे डाला, ठीक है। अब मैं कार का नाम नहीं बताऊंगा, हम बेवजह बिना पैसे लिए हम किसी का प्रमोशन ही नहीं करते, तो हम कार का नाम ही नहीं बताएंगे। तो मैं अपनी कार को जब सर्विस करवाने के लिए लेके गया तो वहां पर 1 घंटे का समय लगने वाला था। उन्होंने मुझे वहां पे लॉबी में बिठाया और लॉबी में बिठाने के बाद में वहां पर कॉफी, उन्होंने मुझे 2 बार कॉफी पिलाई। उसके बाद में वहां पर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो लगातार आकर मुझे अपडेट करा था कि सर आपकी जो कार है वो इस स्टेज पर पहुंच गई है, अब आपको आधा घंटे का समय लगेगा, अब आपको 15 मिनट का समय लगेगा। और जो एग्जीक्यूटिव था, जो पूरा मेरा ये सर्विस हैंडल कर रहा था, वो गाड़ी को गेट तक भी छोड़ने आया और उसने मुझे बोला कि सर अगर आपको फिर भी कोई शिकायत लगे, अगर आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो वहां पे कस्टमर सपोर्ट मुझे मिला, कस्टमर सर्विस मुझे मिला, उसकी वजह से मेरी नजर में इस कार को मैं बेटर मानने लगा हूं बाकी कार से, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस जो है उसके थ्रू भी आप लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, डिजाइन वाली स्टेज हो, डिजाइन वाली एक्टिविटी हो, ऑपरेशंस हो, या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स हो, या फिर कस्टमर सर्विस हो, किसी भी एक्टिविटी को बेहतर बनाकर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव कर सकते हो, कस्टमर की नजर में बेहतर बन सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब वैल्यू चेन अप्रोच से, अगर वैल्यू चेन अप्रोच से मैंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया कि वैल्यू चेन एनालिसिस से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे पैदा होता है, तो भाई फिर तो मुझे यह बात भी करनी पड़ेगी कि वैल्यू चेन एनालिसिस से कॉस्ट डिफरेंशिएशन कैसे पैदा होता है। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं टिक टिक घड़ी इधर से मुझे इशारा कर रही है और टिक टिक घड़ी मुझे बोल रही है कि सर ब्रेक का टाइम हो गया। सर आप थोड़ी इंसानियत का सहारा लीजिएगा, क्योंकि ये थियरी चल रही है और सर थियरी क्लास है, तो आप थोड़ी सी इंसानियत दिखाइएगा। आप ध्यान रखिएगा कि हम इतनी देर तक थियरी नहीं झेल सकते जितनी देर तक प्रैक्टिकल झेल लेते हैं, तो सर थोड़ा ब्रेक दे दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन लोग लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद में अपन वापस आएंगे और अपन ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।